थे। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेक्रीशंस हुआ है वो सेक्रीशंस बेसिकली कलेक्टिवली हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस। तो आज का जो बेसिकली हम लोग का जो लेक्चर होगा वो किस पे होगा, गैस्ट्रिक जूस पे होगा। तो गैस्ट्रिक जूस बेसिकली क्या है, गैस्ट्रिक जूस बेसिकली एक मतलब जो है कह सकते हैं कि मिक्सचर है किसका, सेक्रेटेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, उससे जो सेक्रेशंस होता है उसी के मजमुआ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिकली गैस्ट्रिक जूस। कल के लेक्चर में एक बात आई थी, वो आया था सेरोटीन के बारे में कि सेरोटोनिन के बारे में आया था। इसका एक मैंने फंक्शन बताया था कि ये बेसिकली क्या करता है कि आपके स्टमक मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कंट्रोल करता है बेसिकली, यानी वहाँ के जो मसल्स है स्टमक में उसके मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है या कंट्रोल करता है कह सकते हैं। इस पर कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर मतलब बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में तो लिखा हुआ है या पता नहीं कहाँ से बहरहाल उन्होंने किया कि उसमें ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करता है। तो ये बात सही है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि सेरोटोनिन का सिर्फ वही फंक्शन है, सेरोटोनिन के बहुत सारे फंक्शन हैं। इसके जब आप ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा कि बेसिकली ये मूड इन्हेंसर के तौर पे यूज होता है। इसके अलावा ये स्लीप इंड्यूस के लिए यूज होता है, इसीलिए हम लोग इसको खासतौर से डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उसमें यूज करते थे। इसका एक एक्शन नहीं होता है, बहुत सारे एक्शन होते हैं। एक चीज और आया था, वो ये था कि एक सेल का जो हमने कल शायद जिक्र नहीं किया था, और ये है बेसिकली ईसीएल के बारे में। ठीक है, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स। ठीक है, ये सेल्स भी बेसिकली हमारे जो है स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और पर्टिकुलरली ग्लैंड कौन सा, पाइलोरिक ग्लैंड में बेसिकली ये पाए जाते हैं। जैसे जी सेल्स में आपको बताया था, तो जी सेल्स कहाँ पाया जाता था, वो भी पाइलोरिक रीजन में पाया जाता था। तो उसी तरह वहाँ पे एक ईसीएल सेल्स भी पाया जाता है, और ये बेसिकली सिक्रीट करता है हिस्टामिन। ठीक है, तो ये मैंने कल नहीं बता पाया था, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कल के लेक्चर में। आज का बेसिकली हम लोगों का टॉपिक है गैस्ट्रिक जूस, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ये कल का डिस्कशन था जो हम लोगों को क्लास के आखिर के बाद ये निकल के आया था कि इसके बारे में कुछ जो कंफ्यूजन था उसको क्लियर करना था। ठीक है, तो होपफुली कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो सबसे पहले आज गैस्ट्रिक जूस में हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि गैस्ट्रिक जूस में कंपोजिशन में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। हमने कहा कि बेसिकली आपको जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ये जूस, इन जूसेस में से कोई ना कोई एक जूस आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है हर साल। आप देखेंगे इसके अलावा गैस्ट्रिक मतलब डाइजेस्टिव जूसेस के अलावा एक दो और जूसेस हैं, ठीक है, जिनके बारे में अमूमन जो है क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं वो आता है, तो वो रिपीटेड है। इसीलिए मैंने कहा था लास्ट टाइम हम लोग सलाइवा पढ़ रहे थे, सलाइवा में भी मैंने ये चीज कहा था कि हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार करेंगे और उसी फॉर्मेट के तहत हम लोग उसको लिखते जाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि हमें लिखना क्या है। ठीक है, तो कंपोजिशन से पहले हम लोग इसका कैरेक्टर्स, यानी गैस्ट्रिक जूस के बेसिकली कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। ये इसको देखिए जरा, ये लूज हो रहा है, दूसरा निकाल दीजिए, ये खुल रहा है। तो हमने सबसे पहले बात की थी कि जब भी हम लोग जूस, किसी भी जूस के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, टोटल क्वांटिटी, कितना हमारा जो है जूस ये निकल रहा है एक दिन में, यानी 24 आवर में, कौन सा, गैस्ट्रिक जूस। इसको कैप दे दीजिए इसको।
तो टोटल क्वांटिटी इसका कितना है, एक हेडिंग तो ये हो जाएगा कि टोटल क्वांटिटी हमें हर जूसेस के बारे में हम लोग इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 500 टू 1000 ml पर डे, ठीक है। नजर आ रहा है सबको? मैंने कहा कि पहला हेडिंग में क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी के एक दिन में यानी 24 आवर्स में कितना बेसिकली सीक्रेट होता है। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज ये 1200 टू 1500 ml पर डे, ठीक है, इसको लिखते हैं, ठीक है। यानी बुक में आपको इस तरीके से भी लिखा सकता है और ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ऑन एन एवरेज ये 1.5 लीटर तक मतलब जो है जाता है, यानी एक दिन में सेक्रेशन। मैंने कहा कि ये जो वेरिएशंस होते हैं, ऐसा एग्जैक्टली ये नहीं है कि हर इंडिविजुअल का थोड़ा सा कहीं ना कहीं वेरी करता है और हर इंडिविजुअल एक ही साइज का या एक ही शेप का नहीं होता है, तो ये वेरिएबल डाटा है। बट आपको जो मैक्सिमम बुक्स में आपको जो डाटा मिलेगा वो क्या है, 1200 टू 1500 ml। बट कुछ बुक्स में ये भी डाटा लिखा हुआ है। तो ओवरऑल आप दोनों में से कोई भी लिखिए, या बेटर है दोनों लिख लीजिए, दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि दूसरा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नहीं चल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमने कहा था कि क्या होगा, रिएक्शन, यानी उस जूस का रिएक्शन क्या है, वो एसिडिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है, वो क्या है। तो आपको पता है कि स्टमक में बेसिकली HCl का सेक्रेशन होता है, तो यहाँ का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। इसका रिएक्शन किस तरह का होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक रिएक्शन होगा। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं, पीएच, यानी किसी भी जूसेस का जो हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे वो इसी पॉइंट वाइज में लिखेंगे। तो इसका पीएच बेसिकली कितना होता है, क्योंकि स्ट्रांगली एसिडिक है तो जाहिर सी बात है 1.5 टू 3.5। बट कुछ बुक्स में हो सकता है कि ये डाटा थोड़ा सा रिड्यूस सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बुक्स मतलब एक दो बुक्स में जो यहाँ आ रहा है कि उसमें लिखा है कि 0.9 से लेकर 1.5 तक, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रांगली एसिडिक होता है और ये बहुत डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बट जनरलाइज ये है कि ये 1.5 से 3.5 इसका पीएच होता है। फिर से ज्वाइन करो, फिर आ जाएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है गैस्ट्रिक जूस का वो कितना होता है, 1.002 से लेके 1.004 तक होता है, ठीक है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखने हैं। किसी भी जूस का ये 4 पॉइंट हम लोग मिनिमम लिखेंगे ही लेंगे। अगर उसके अलावा आपको कोई पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, बट ये 4 पॉइंट किसी भी जूस के लिए हम लोग कॉमनली लिखेंगे। नाउ कमिंग टू दी कंपोजिशन, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कि गैस्ट्रिक जूस के बारे में हम लोग जो लिख रहे थे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिख दिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी कंपोजिशन की। हमने कहा कि जब भी कंपोजिशन लिखते हैं तो हम लोग बेसिकली इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें एक तो वाटर कंटेंट होगा इसमें, और दूसरा इसमें क्या होगा, सॉलिड होगा या सोलूट होगा, ठीक है। तो अब ये वाटर कंटेंट कितना होता है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 99.45% होता है। अगर 99.45% अगर वाटर हुआ तो सॉलिड कितना हो जाएगा, 0.55%। होपफुली यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, या किसी को ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सॉलिड की, क्योंकि वाटर का तो कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करना है, जब भी क्लासिफिकेशन होगा वो किसका, सॉलिड पार्ट का होगा। तो सॉलिड पार्ट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बेसिकली क्या क्या आएंगे, तो इसमें आएगा सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, और क्या आएगा, फॉस्फेट, और कुछ मैग्नीशियम। तो हमने आपको क्या कहा था, अगर इन जनरल आप बात करें तो मैंने कहा था कि इनऑर्गेनिक में अप्रोक्सीमेटली वही चीज होते हैं तकरीबन सारे जूसेस में। एक्सेप्शन कहीं हो सकता है कि वहां पे कुछ अलग चीज मिले, अदरवाइज इनऑर्गेनिक के कॉन्टेक्स्ट में आपको तकरीबन सारे जूसेस में एक ही चीज मिलती है। ठीक है, अब बुक्स में क्या होता है कि कहीं पे आपको लिखा रहेगा, जहां पे मैंने जैसे अलग अलग आयंस के फॉर्म में लिख दिया है, आपको कहीं पे लिखा रहेगा सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा रख सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है क्या, बाइकार्बोनेट। ठीक है, इनऑर्गेनिक में बाइकार्बोनेट। अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में बेसिकली क्या मिलते हैं हमें, ऑर्गेनिक में बेसिकली हमें मिलते हैं क्या, एंजाइम। क्योंकि हमने कहा था कि यही वाला वो पोर्शन है जो बेसिकली आपको क्या करता है, वेरी करता है। अब यहाँ पे एंजाइम्स है, अब एंजाइम्स क्या क्या है हम लोग बाद में बात करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिलेगा, म्यूसिन, और तीसरी चीज यहाँ पे क्या मिलती है, इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो हम रब कर रहे हैं, अब एंजाइम्स की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि यहाँ पे क्या क्या एंजाइम्स आपने पढ़े, सारे एंजाइम्स लिख दीजिए। क्या, ऑक्जेंटिक सेल्स, या सॉरी कौन कौन से एंजाइम्स मिले थे, पेप्सिन मिला था जो पेप्सिनोजन के फॉर्म में था, है ना, पेप्सिन था, क्या था, रेनिन था, लाइपेज था, कौन सा, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, कौन सा लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, कौन से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जिलेटिनेस, एक्सेट्रा सो ऑन। ठीक है, बट आपको मेजर जो आपको क्या है एंजाइम्स है वो लिखने हैं, यानी पेप्सिन लिखना ही लिखना है, रेनिन लिखना ही लिखना है, एंड लाइपेज यानी गैस्ट्रिक लाइपेज लिखना ही लिखना है। इसके अलावा इसमें क्या पाए जाते हैं, कैथेप्सिन्स है, इसके अलावा इसमें लाइसोजाइम्स है, और भी बहुत सारे, गैस्ट्रिसिन है, पता नहीं क्या क्या एंजाइम्स और भी मिलते हैं बहुत सारे। तो हम जाहिर सी बात है सबको तो नहीं लिखेंगे, बट कुछ का नाम जो बेसिक प्रोमिनेंट है और जिसके बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, यानी जो जिनका डाइजेशन बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट्स के लिए करेंगे, तो कम से कम वो एंजाइम्स आपको यहाँ लिखने ही लिखने। तो कंपोजिशन आपको समझ में आ गया, क्योंकि जनरली मैंने कहा कि गैस्ट्रिक जूस के बारे में अगर आपको पूछता है तो आपको जनरली कंपोजिशन तो आपको बताना ही बताना है। फंक्शन आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एंजाइम्स का ऑलरेडी बताया था कि क्या क्या फंक्शंस करता है, और अगर नहीं बताया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब डाइजेशन करेंगे तो वहां से तो फंक्शन एटलीस्ट उसी में समअप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक जूस की बात करेंगे तो HCl का क्या फंक्शन है ये मैंने बताया ही आपको, या इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन है ये आपको बताया है। ठीक है, इसी तरह म्यूसिन का क्या
फंक्शन है, ये आपको बताया है। बाकी ये एंजाइम्स कैसे कैसे एक्ट करते हैं या क्या रोल होता है वो हम लोग आगे में देखेंगे। तो उसको हम लोग अगर फंक्शन मतलब गैस्ट्रिक जूस के बारे में लिखना आएगा तो हम फंक्शन भी लिखेंगे और फंक्शन सारे मिला के लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम वन बाय वन कंपोजिशन के, यानी पहले सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, देन कंपोजिशन लिखे, एंड नाउ कमिंग टू दी now coming to the next part, that is the mechanism of secretion of HCl, क्योंकि HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गैस्ट्रिक जूस में। तो HCl का सेक्रेशन कैसे होता है, उसमें क्या क्या कैसे प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, कैसे वो फॉर्म होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ऐसा फन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। इसको हम अब रब कर रहे हैं, ठीक है। So the next topic will be क्या है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ HCl सेक्रीशन। HCl सेक्रीशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद समझाते हैं कि उसमें बेसिकली होता क्या है। सपोज दिस इज ए पेराइटल सेल्स, ये क्या है, पेराइटल सेल्स है, ठीक है। तो पहले हम लेबलिंग भी कर देते हैं। ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये स्पेस बेसिकली क्या है, इंटर स्टीशियल फ्लूइड कह सकते हैं या स्पेस कह सकते हैं, ठीक है, फ्लूइड और स्पेस। और ये बेसिकली क्या है हमारा, ये वाला जो हम इसको दिखा रहे हैं ये क्या है, पेराइटल सेल्स है, ठीक है। क्या है, पेराइटल सेल है, क्योंकि हमें पता है कि पेराइटल सेल में HCl का सेक्रेशन होता है ना, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इंटरस्टिशियल स्पेस से कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहां पे आता है, सेल्स में आता है। इसके अलावा खुद हमारा सेल जो है, सेल में हमको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्रेशन होता है, क्योंकि हर सेल क्या करता है, अपना मेटाबॉलिज्म करता है, यानी उसमें फंक्शन होते रहते हैं, तो उसके जरिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता रहता है। तो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। और हमारे सेल्स में क्या होते हैं बेसिकली, वाटर होता है ना। हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या, सेल्स के अंदर वाटर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिला करके क्या बनाता है, एक कार्बोनिक एसिड कंपाउंड बनाता है। किसके प्रेजेंस में, एक एंजाइम्स के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम्स यूज होता है। और उसकी वजह से, इसकी मदद से बेसिकली क्या फॉर्म होता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। अब तो फिर ये
लिखल बा रहे हैं इंटर स्पेशल इंटर जो हमारे सेल्स हैं, इस सेल में बहुत सारे क्या होते हैं, पंप होते हैं। ठीक है, तो इसके जरिए क्या होता है, सबसे पहले कि ये जो हाइड्रोजन बना, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन फॉर्म हुआ, H प्लस आयन क्या होता है, अच्छा ये क्या पोर्शन है, ये वाला, यानी ये जो हम दिखा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली, ये पोर्शन क्या है, ये ल्यूमेन है। क्या है, ल्यूमेन है। कौन सा ल्यूमेन है, स्टमक का ल्यूमेन है। ठीक है, इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक और पंप होता है, कौन सा कलर बना है, सर साफ दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पर। यार मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि और भी किसी के साथ प्रॉब्लम है? सर ये स्पेस कौन सा स्पेस क्लियर है भाई, क्लियर है। जूम करके देख लीजिए। इंटरस्टिशियल स्पेस है यार, ये या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल स्पेस है। चलिए मुझे बना लेने दीजिए, मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ वन बाय वन स्टेप कि कैसे क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे एक और, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। हम लोग कैसे नीचे करेंगे सर? सर हमारा तो होगा नहीं। एडजस्ट कर लो। व्हाइटनर यूज करके भाई। हाँ एक ही ऑप्शन है। करो भाई, मीट करो। सर कुछ बोल रहे हैं क्या अभी? देखिए ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये हमने इसको क्या कहा, पेराइटल सेल। ये क्या है, पेराइटल सेल है। इस सेल में कुछ पंप्स लगे होते हैं।
इस पंप को बोलते हैं, यहां से क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, यहां से पोटेशियम आयन, इस पंप को बोलते हैं बेसिकली, इस पंप का नाम है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। ठीक है, दीज आर द चैनल्स जिसके थ्रू बेसिकली क्या होता है, आपके आयंस पास आउट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या है, पोटेशियम है। ये पोटेशियम क्या करता है, यहाँ पे फिर एक और चैनल होता है, देयर इज अनदर चैनल थ्रू विच बेसिकली क्या होगा, यहाँ से आप कह लीजिए पोटेशियम आयन बाहर आएगा। फिर ये इसी पोटेशियम आयन के, जो ये पोटेशियम आपका अंदर आ रहा था, इस चैनल के थ्रू फिर बाहर आएगा। तो होता क्या है, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। दरअसल इसमें क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स और पेराइटल सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोले हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या स्पेस बोल रहे हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस से बेसिकली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेसिकली कहाँ आता है, आपके पेराइटल सेल्स में। और यहाँ पे आके क्या करता है कि जो पेराइटल सेल्स में बेसिकली हमारा जो वाटर है उसके साथ ये कंबाइन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस बेसिकली क्या करता है, ये एक कंपाउंड बनाता है। क्या कंपाउंड बनाता है, कार्बोनिक एसिड। नाउ दिस कार्बोनिक एसिड्स आर अनस्टेबल कंपाउंड, तो ये क्या होता है, डिसोशिएट कर जाता है H+ आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन बना, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे हमारे जो है पेराइटल सेल्स के लुमिनल साइड में एक क्या होता है, पंप होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप बोलते हैं। इस पंप के जरिए ये हाइड्रोजन आयन जो है क्या होता है, पेराइटल सेल से कहाँ आ जाता है, आपके ल्यूमन में आ जाता है। ठीक है, तो यानी H+ आयन आपका कहाँ आ गया, ल्यूमन में आ गया। अब ल्यूमन में जो पोटेशियम होता है वो, जाहिर सी बात है, ये क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है। तो इसी पंप के जरिए पोटेशियम क्या करता है, अंदर आता है। इसके अलावा हमारा पोटेशियम कहाँ पे है, हमारे ब्लड में है। तो ये ब्लड से क्या होता है कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एक चैनल होता है, इसका नाम है, इस चैनल का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, ये पंप क्या करता है बेसिकली कि जो हमारा पोटेशियम कहाँ पे है, ब्लड में, उसको क्या करता है, ये लेकर के आ जाता है कहाँ पे, पेराइटल सेल्स में। और ये फिर ये जो, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे तो एक्युमुलेशन होगा। तो ऑलरेडी हमारे पेराइटल जो है सेल्स के लुमिनल एंड में एक चैनल होता है, पोटेशियम चैनल, जिसके थ्रू जो पोटेशियम अंदर आया था वो क्या होता है, थ्रू द चैनल कहाँ आ जाता है, ल्यूमन में। तो यानी इस तरीके से ये पोटेशियम आपको क्या करता है, मतलब साइक्लिक रोटेशन में रहता है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे एक और चैनल होता है, क्या होता है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड। क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो इससे क्या होता है कि यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है, पेराइटल सेल से कहाँ चला जाता है, आपका इंटरसेलुलर स्पेस में, और इंटरसेलुलर स्पेस से अल्टीमेटली कहाँ चला जाता है, ब्लड वेसल्स में। होता क्या है इसमें होता है कि चूंकि एक निगेटिव आयन आपका क्या हो रहा है, पेराइटल सेल से कहाँ बाहर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल्स में क्लोराइड आयंस अंदर आते हैं। यानी ये जो निगेटिव चार्ज वाला आयन जो है क्या हुआ, जो बाहर चला गया था, उसको कंपेंसेट कौन कर रहा है, क्लोराइड आयन कर रहा है। तो ये क्लोराइड आयन थ्रू बाइकार्बोनेट क्लोराइड चैनल्स के क्या आता है, आपके पेराइटल सेल्स में आ जाता है। इसके अलावा आपको क्लोराइड कहाँ से डायरेक्टली ये क्या कर सकता है, इन्फ्यूज कर सकता है, यानी ब्लड से इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा और इससे ये कहाँ आएगा, पेराइटल सेल्स में। ये फ्रीली मतलब जो है, क्योंकि आयंस के लिए बहुत ज्यादा वैसा मसला नहीं है कि वो नहीं कर, मतलब जो है ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो वो अल्टीमेटली कहाँ आ गया, आपका पेराइटल सेल्स में। और उसी तरह जैसे कि पोटेशियम चैनल था, उसी तरह आपके लुमिनल एंड में, पेराइटल सेल्स के लुमिनल एंड में मतलब देखेंगे तो वहां पे भी क्या है, एक चैनल है, क्या है, क्लोराइड चैनल। तो अल्टीमेटली ये क्लोराइड इस चैनल के थ्रू कहाँ आ जाएगा, ल्यूमिन में आ जाएगा। अब इसी तरह जैसे यहाँ पे आपको बताया कि ये पोटेशियम, जिस तरह क्लोराइड आयन आ रहा था, उसी तरह पोटेशियम आयन भी आपको क्या होता है, ब्लड वेसल से कहाँ आता है, आपके पेराइटल सेल्स में आता है, थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप में। ये कैसे होता है कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, एक पोटेशियम आयन अंदर आया, तो जाहिर सी बात है एक पोटेशियम यानी पॉजिटिव चार्ज अंदर आया, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे ल्यूमिन
ल्यूमेन में बहुत ज्यादा क्या होता है, सोडियम आयंस होते हैं, ठीक है। तो ये, और यहाँ पे ऑलरेडी एक चैनल होता है जिसको हम लोग सोडियम चैनल बोलते हैं। उस सोडियम चैनल के जरिए सोडियम क्या होता है, ल्यूमेन से कहाँ आता है, आपके पैरेटल सेल्स में। अब पोटेशियम आयन क्या हुआ कि पैरेटल सेल्स में आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए यानी इक्विवेलेंट अमाउंट में क्या होता है, सोडियम आयन आपका ऑलरेडी रिमूव हो जाता है। तो फिर ये मैंने कहा कि ये जैसे पोटेशियम आयन आपका ऑलरेडी कहां से आया, पैरेटल सेल से ल्यूमिनल एंड में चला गया, और ल्यूमिनल एंड से सोडियम आयन जो है कहां चला गया, आपके ब्लड में चला गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप यहाँ देखिए तो आपको अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहाँ पे H+ आयन आया और यहाँ पे क्लोराइड आयन है। ये दोनों मिलकर के बेसिकली क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। लेकिन अब आप सवाल उठता है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे तो पोटेशियम भी है, यहाँ पे तो सोडियम भी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्लोराइड आयन उसके साथ भी रिएक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली ये आपका क्वेश्चन जायज है और ऐसा होता है कि आपको सिर्फ HCl ही नहीं मिलता है, बल्कि पोटेशियम क्लोराइड भी मिलता है, सोडियम क्लोराइड भी मिलता है। बट जो मेजोरिटी जो आपको सेक्रेशन मिलते हैं या मेजोरिटी जो रिएक्शन होता है वो H+Cl यानी क्लोराइड आयन का होता है, और ये फॉर्म करता है आपका HCl। तो ये मैकेनिज्म है HCl सेक्रेशंस का, ठीक है। ये समझ में कुछ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। ये डिसोसिएट हुआ किसमें, H+ आयन में, और किसमें, बाइकार्बोनेट आयन में। हमारे लुमिनल एंड में, लुमिनल एंड साइड में पैरेटल सेल्स के क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है। इस पंप के जरिए पोटेशियम हाइड्रोजन आयन कहा जाएगा, ल्यूमेन में आ जाएगा। एक पॉजिटिव चार्ज, चूंकि जाहिर सी बात है यहाँ से लॉस हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्या आएगा, आपको पोटेशियम आयन की एंट्री होगी एक, तो ये समझ में आएगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना था हमारा, बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, आपके पैरेटल सेल से इसमें आएगा, पहले इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, एंड देन ये कम कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड में। क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज का लॉस हुआ है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक क्लोराइड आयन जो है आपको ब्लड से कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस, एंड देन आपके पैरेटल सेल्स में। अब जाहिर सी बात है ये तो एक्यूमुलेट हो जाएगा अगर इससे आता रहेगा। तो ऑलरेडी नेचर ने क्या कर रखा है कि इसके लुमिनल एंड में ऑलरेडी चैनल है, जिसके जरिए क्या होता है, ये क्लोराइड आयन, अच्छा ये क्लोराइड आयन थ्रू पंप भी आता है और थ्रू मतलब एक्सचेंज के थ्रू भी आता है, ठीक है। यानी ये फ्रीली परमेएबल है, तो ये इजीली क्रॉस कर सकता है। तो जाहिर सी बात है दोनों रूट से आ रहा है, तो और आने के बाद पैरेटल सेल से थ्रू दी क्लोराइड चैनल्स ये कहाँ आ जाता है, आपके ल्यूमेन में, यानी गैस्ट्रिक ल्यूमेन में आ जाता है। उसी तरह जो पोटेशियम आयन आपका अंदर आया था, ठीक है, इसके जो है आप कहेंगे कि लेटरल साइड में कह सकते हैं, या अवे फ्रॉम द ल्यूमिनल एंड जो दूसरा साइड है लेटरल साइड, उसको हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है। इसके जरिए क्या करता है कि पोटेशियम को ब्लड से बेसिकली पैरेटल सेल्स के अंदर आता है। क्योंकि एक पॉजिटिव आयन आया, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है कि हमारा ल्यूमेन में बेसिकली सोडियम आयन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ से ये थ्रू द चैनल्स क्या आता है, पैरेटल सेल्स में आता है। और फिर ये जो पंप है क्या, सोडियम पोटेशियम, तो ये एक पोटेशियम को अंदर लेता है और एक सोडियम को इसके कंपेंसेटरी कर सकते हैं कि उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है, और अल्टीमेटली कहाँ आ जाता है, आपके ब्लड में। अब ल्यूमेन में अगर बात करें तो ल्यूमेन में बेसिकली हमें क्या क्या चीज मिला, हमें H+ मिला, पोटेशियम मिला, ठीक है, और क्लोराइड मिला, और सोडियम तो ऑलरेडी पहले से है ही। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन होता है, तो जाहिर सी बात है H+ आयन और क्लोराइड आयन ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और हमारा HCl सेक्रेशन हो जाएगा। अब सवाल वही होता है कि मतलब क्या पोटेशियम क्लोराइड बनेगा या नहीं, तो ऑब्वियसली बनेगा, या सोडियम क्लोराइड भी बनेगा, बट दे आर इन लिटिल अमाउंट, बट द मेजर अमाउंट व्हिच इज फॉर्म इज HCl. So this is the mechanism of HCl secretion. यहाँ तक समझ में आ गया? इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग बताइएगा कहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। कोशिश करें और अच्छे से समझाने की। अगर आपको लग रहा है, या फिर जब भी फिजिकली होंगे तो वहां पे पूछ लीजिएगा। बट कोई बहुत ज्यादा इसमें टफनेस नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसी कोई चीज है जो नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको आज इसको रब करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशंस। गैस्ट्रिक सेक्रेशंस का रेगुलेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैंने 3 चीज लिखा है, वेगस, जी, बेसिकली जी मीन्स जी सेल एंड ईसीएल मतलब इंटेरोक्रोमेफिन लाइक क्या सेल, ठीक है, इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल। 3 चीजों ये बेसिकली क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं, कैसे सेक्रेशंस को रेगुलेट करते हैं इसके बारे में देखते हैं। बेसिकली वेगस नर्व जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये 10th क्रेनियल नर्व है, ये क्या करता है, वेगस नर्व जो है ये स्टिमुलेट करता है बेसिकली किसको, ये कई चीजों को स्टिमुलेट करता है। ये स्टिमुलेट करता है बेसिकली आपके म्यूकस सेल्स को, किसको, म्यूकस सेल्स को। म्यूकस सेल्स को स्टिमुलेट करेगा तो इससे क्या होगा, म्यूकस सेल्स को स्टिमुलेट करेगा तो इससे क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सिमिलरली ये वेगस नर्व बेसिकली स्टिमुलेट करता है किसको, पेप्टिक सेल्स को, किसको करता है, पेप्टिक सेल्स को। पेप्टिक सेल्स को अगर ये स्टिमुलेट करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, पेप्टिक सेल्स का सेक्रेशन बढ़ जाएगा। पेप्टिक सेल्स क्या सेक्रेट करता है, आपको पता है कि क्या क्या सेक्रेट करता है, तो ये पेप्टिक सेल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन एक जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है इसके बारे में आप घबराइए नहीं, इसके बारे में बताया जाएगा जो हम लोग नर्वस सिस्टम करेंगे तो वहां डिटेल में बताएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जहां बेसिकली जंक्शनल क्या बोलते हैं साइनेप्स वगैरह होता है, यानी एक्सचेंज होता है बेसिकली किसका, इंफॉर्मेशन का, ठीक है। तो वेगस नर्व क्या करता है, एसिटाइल कोलिन सेक्रेट करता है, और यहां पे क्या है इसको बहुत बड़ा थोड़ा हम बना रहे हैं, ये क्या है, ये पेराइटल सेल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। हम क्या दिखा रहे हैं, ये पेराइटल सेल्स दिखा रहे हैं। ये क्या है, पेराइटल सेल्स है। पेराइटल सेल्स के मेम्ब्रेन में क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर्स का नाम तो अभी ये क्या है, बेसिकली एक रिसेप्टर्स है, इसको M3 रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे वेगस नर्व क्या करता है, एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करता है, और ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जो पेराइटल सेल्स का जो मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, रिसेप्टर्स है, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, M3 रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये इसके साथ आकर के बाइंड होता है, और ये बाइंड होने के बाद ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, दरअसल क्या, ये सिक्रीट करता है कैल्शियम आयन को, यानी स्टिमुलेट करता है कैल्शियम आयन को, ठीक है। बात समझ में आया। अब ये कैल्शियम आयन क्या करता है, बेसिकली ये कैल्शियम आयन करता ये है कि यहां पे एक पंप होता है, ठीक है।
यानी ये लुमिनल एंड साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पंप क्या करता है दरअसल, यानी ये कैल्शियम क्या करता है, ये कैल्शियम ये करता है कि यहाँ पे ये जो पंप लगा हुआ है, इस पंप का नाम क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। इस पंप का नाम क्या है, इस पंप का नाम है, कहाँ लिखूं, ये बेसिकली हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो है यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन जो H+ हमारा जो बन रहा था अभी आप देख रहे थे, वो क्या करेगा दरअसल, उसको बाहर करेगा, है ना। तो यहां से क्या आएगा, यहां से दरअसल H+ आएगा और इधर से क्या जाएगा, इधर से पोटेशियम आयन आएगा। ठीक है, तो ये कैल्शियम बेसिकली क्या कर रहा है, इस कैल्शियम का मेन रोल क्या है, तो ये कैल्शियम बेसिकली क्या करता है, ये इस जो पंप का एक्शंस को इनहेंस कर देता है, यानी ये H+ आयंस को क्या करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, क्या बोले कि वेगस नर्व जो होता है ये इन सबको भी स्टिमुलेट करता है, लेकिन हमारा चूंकि टारगेट क्या है, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशंस का, तो जाहिर सी बात है ये सारे गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशंस हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनको भी स्टिमुलेट किया, इनको भी स्टिमुलेट किया, और अल्टीमेटली हम लोग पैराइटल सेल्स के बारे में देख रहे हैं। तो पैराइटल सेल्स में बेसिकली ये कैसे क्या कर रहा है, तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन जो है सेक्रेट करता है। ये क्या करता है कि पैराइटल सेल्स में हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिसके साथ ये बाइंड करता है, और ये बाइंड करके क्या करता है, कैल्शियम का सिक्रेशन कराता है। और ये कैल्शियम बेसिकली क्या करता है कि ये जो हमारा पंप है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, इसको क्या करता है, इनहेंस कर देता है, यानी ये H+ आयन के सेक्रेशन को इनहेंस कर देता है। ये बात समझ में आए। अब इसके अलावा और क्या फंक्शन होता है, तो इसके अलावा और फंक्शन ये होता है कि ये वेगस नर्व बेसिकली क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है जी सेल को। किसको, जी सेल को। और जी सेल जब स्टिमुलेट होता है तो क्या सिक्रेट होता है, हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो वो बेसिकली सिक्रेट करता है क्या, गैस्ट्रीन, यानी यहां से क्या सिक्रेट होगा, गैस्ट्रीन सिक्रेट होगा। और ये गैस्ट्रीन फिर क्या करता है, ये गैस्ट्रीन बेसिकली इसका भी यहाँ पे क्या होता है, एक रिसेप्टर्स होते हैं जो बेसिकली क्या करता है, गैस्ट्रीन को के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, और ये गैस्ट्रीन बेसिकली क्या करेगा, इसका भी जो काम है वो क्या काम है कि ये बेसिकली क्या करेगा, इसी कैल्शियम को क्या करेगा, सिक्रेट कराने में हेल्प करेगा। अब अगर कैल्शियम सिक्रेट हो गया तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, फिर ये वही प्रोसेस होगा कि ये यानी इस जो पंप है, इस पंप के एक्शन को फर्दर इनहेंस कर देगा। ये बात समझ में आया, ये गैस्ट्रीन ने क्या फंक्शन किया। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन जो नहीं समझ में आ रहा, क्या बोला मैंने, यहां से बोला कि पहले वेगस नर्व स्टिमुलेट कर रहा था, देन गैस्ट्रीन जी सेल से सिक्रेट हुआ और वो आकर के कंबाइन किया, और अल्टीमेटली वही प्रोसेस कि कैल्शियम का सिक्रेशन को बढ़ा दिया, और ये कैल्शियम बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर दे रहा है इस पंप के एक्शंस को, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन जो है क्या हो रहा है, बाहर हो जा रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या होता है कि जब ये गैस्ट्रीन सेल्स अगर एक मरतबा एक्टिवेट हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा किसको, ECL सेल्स को। ठीक है, ECL सेल मतलब इंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स। इंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल से क्या सेक्रेट होता है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, इससे बेसिकली सेक्रेट क्या होता है, हिस्टामिन सेक्रेट होता है, बताया थे, बताया ना अभी कि ECL से क्या सिक्रेट होता है, ECL से हिस्टामिन सिक्रेट होता है। और ये हिस्टामिन क्या करता है, ये बेसिकली इसका भी एक रिसेप्टर्स होता है, क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे इसका ये रिसेप्टर्स है जहाँ पे हिस्टामिन आके बाइंड करता है, और अल्टीमेटली ये क्या करता है, ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है, क्या करता है, साइक्लिक AMP
ठीक है, क्या बोलते हैं, साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी क्या है, ये हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे जब एंडोक्राइन करेंगे। इसको सेकंड मैसेंजर बोलते हैं, जैसे कैल्शियम भी एक सेकंड मैसेंजर है, उसी तरह साइक्लिक एएमपी भी एक सेकंड मैसेंजर है। साइक्लिक एएमपी बेसिकली क्या करता है, ये सेकंड मैसेंजर क्या करता है बेसिकली, ये भी इस मतलब जो ये जो पंप है, इस पंप के एक्शंस को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। और जाहिर सी बात है, जब इसकी इस जो पंप के एक्शन के फास्ट होने की वजह से क्या होगा, H+ आयंस जो है आपका बाहर आएगा। अब क्या है, आपको पता है कि आपको इसके लुमिनल एंड में क्या है, क्लोराइड चैनल्स है, क्लोराइड चैनल्स है। और इस क्लोराइड चैनल से आपको बेसिकली क्या निकल रहा है, इस क्लोराइड चैनल से बेसिकली क्या निकल रहा है, इससे आपका क्लोराइड निकल के बाहर हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये क्लोराइड मिलकर के आपको क्या बना देगा, HCl बना देगा। अब इसका सेक्रेशन का कंट्रोल क्या हुआ, यानी ये सारे क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं कि जब भी हमें मतलब क्या होता है कि सेक्रेशन बढ़ाना हो तो हम जाहिर सी बात है इन चीजों को, यानी ये मैकेनिज्म से क्या होगा, HCl का सेक्रेशन बढ़ जाएगा। बात समझ में आए। अब हम इसको कहाँ यूज करते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी का बहुत ज्यादा सेक्रेशन हो रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो जाहिर सी बात है हम लोग फिर क्या करते हैं, वहां पे जब दवाई चूज करते हैं तो हम लोग दवाई किस तरह का चूज करते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल लेवल का चॉइस होता है कि हम आइदर इसके फंक्शंस को इनहिबिट कर दें, यानी ऐसी दवाई दें जिससे कि ये क्या हो, स्टिमुलेट ही ना हो। अगर ये स्टिमुलेट नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका पैराइटल सेल्स स्टिमुलेट नहीं होगा, अल्टीमेटली जी सेल्स स्टिमुलेट नहीं होगा, और जी सेल्स स्टिमुलेट नहीं हुआ तो ECL स्टिमुलेट नहीं होगा। तो हम लोग कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। माइल्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको कर लें, इसको कर लें, तो किसी भी लेवल से हम लोग जा सकते हैं। तो इसका मेन फायदा क्या हुआ कि जब हम लोग मेडिसिन को हम लोग देखते हैं तो क्योंकि ये एक्शन कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया, ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया, तो अल्टीमेटली अगर हम उसके मैकेनिज्म में अगर कट ऑफ कर दें तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, क्या हाइपर अगर एसिडिटी सेक्रेशन हो रहा है तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये सेक्रेशन का मैकेनिज्म हुआ, लेकिन ये मैकेनिज्म क्यों जरूरी है, जाहिर सी बात है जैसे आपने खाना खाने का सोचा या आप खाना खा रहे हैं तो उस वक्त उसको डाइजेस्ट होने के लिए क्या चाहिए, आपको HCl का सेक्रेशन होना चाहिए। अच्छा इधर देखना है, ठीक है, तो अच्छा मैं तो समझ रहा था उधर देखना है। अच्छा ठीक 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 है, तो क्या क्या हुआ कि HCl का सेक्रेशन उस वक्त जाहिर सी बात है कि HCl जो है सेक्रेशन उस वक्त ज्यादा होना चाहिए। जब उस वक्त HCl का सेक्रेशन ज्यादा होना चाहिए तो ये मैकेनिज्म काम करेगा। बात समझ में आ गया। चलिए यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो वो बताएगा किस लेवल पे कंफ्यूजन हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। ये चीज समझ में आ गई। टाइम हो गया है, चलिए ठीक है, आज यहीं तक। कल हम लोग जो है मतलब फेजेस जो है वो कौन कौन से फेजेस होते हैं जो बेसिकली गैस्ट्रिक सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मैंने जो बताया इसको देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बताइएगा। इसमें एक सब्सटेंस होता है, आप लोग शायद नाम सुनेंगे एट्रोपिन का। एट्रोपिन अगर आप देखेंगे तो एट्रोपिन बेसिकली क्या करता है, एट्रोपिन बेसिकली क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, इसके फंक्शंस को। किसका, यानी एट्रोपिन बेसिकली एसिटाइल कोलिन के रिलीज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका रिड्यूस। तो ये भी एक प्रोसेस है। बाकी मैंने जैसे बताया कि अगर हाइपर सेक्रेशन के केस आते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, तो उसका क्या मैकेनिज्म होगा वो आपको फार्माकोलॉजी में और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ पे बेसिक बताया गया है कि ये बेसिस कैसे काम करता है, कैसे सेक्रेशन होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है। वो तो हम लोग जब एक्सेसिव की बात करेंगे तो अलग बात है, उसका अलग मैकेनिज्म होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फिर ड्रग का मतलब जो है इंटरेक्शन देखना पड़ेगा, तो हम लोग ड्रग का इंटरेक्शन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अभी हमने क्या कहा है, सिर्फ ये जो हमने दिखाया ये स्टिमुलेटरी कंडीशंस दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि हमने खाना खाया तो एकदम कंटिन्यूअसली बढ़ता ही चला गया, HCl फॉर्म होता ही चला गया।
बल्कि ये कहीं ना कहीं फिर हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, जो हम लोग अभी इसको जो रेगुलेशन पढ़ेंगे, मतलब जो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस पढ़ेंगे, सेफेलिक फेज, गैस्ट्रिक फेज एंड इंटेस्टाइनल फेज, तो फिर फाइनली देखेंगे कि इंटेस्टाइनल फेज में आकर के ये कैसे इनहिबिट हो जाता है, ये मैकेनिज्म कैसे जो है कंट्रोल होता है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस या हार्मोन्स कह सकते हैं बेसिकली। तो जो भी है वो मैकेनिज्म हम लोग बाद में देखेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग स्टिमुलेटरी फैक्टर देखें कि कैसे कैसे ये स्टिमुलेट हो रहा है और कैसे कैसे बन रहा है। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग कल जो है लास्ट टॉपिक होगा इसका, इन रेगुलेशन हम लोग करेंगे। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह खैर। जहाँ तक में किसी को कोई क्वेश्चन होगा